अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं सीमा खान। आप देख रहे हैं देश के आवाज टीवी 24। देश दुनिया की हर बड़ी खबर सबसे पहले। रूस और यूक्रेन के बीच चल रही जंग को 4 साल होने को है। रूस धीरे धीरे कर यूक्रेन पर कब्जा करता जा रहा है। अब तक यूक्रेन की करीब 20% जमीन पर रूसी कब्जा हो चुका है। यूक्रेन की सुरक्षा दीवारें लगातार कमजोर होती जा रही हैं। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की तरफ से संकेत दिए जा रहे हैं कि वो जंग रोकने के लिए तैयार है, लेकिन ये जरूरी है कि जंग जिस मकसद के लिए शुरू की गई थी वो पूरा हो, यानी रूस की सुरक्षा पहले सुनिश्चित हो जाए। और इसके लिए रूस की पहली शर्त यूक्रेन की नेटो में एंट्री पर प्रतिबंध है और दूसरा डोनेस्क पर रूस के कब्जे को मान्यता शामिल है। ट्रंप की तरफ से रूस के इस दावे पर सहमति जताई गई है। उन्होंने जंग रोकने के लिए एक प्रस्ताव तैयार किया है, लेकिन ट्रंप के प्रस्ताव को अब यूक्रेन मानने को तैयार नहीं है, जिसे लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति भड़के हुए हैं। उन्होंने कहा कि यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की जंग रोकना नहीं चाहते हैं। अगर सीज फायर पर बातचीत आगे नहीं बढ़ पा रही है तो इसका एकमात्र कारण ज़ेलेंस्की है। ज़ेलेंस्की को लेकर मुझे थोड़ी निराशा है कि उन्होंने अभी तक मेरी तरफ से दिए गए शांति प्रस्ताव को पढ़ा तक नहीं है। कुछ घंटे पहले तक यही स्थिति थी। ज़ेलेंस्की की टीम को मेरा प्रस्ताव पसंद है। यूक्रेन की जनता चाहती है कि जंग रुके, उसे भी मेरा प्रस्ताव पसंद है, लेकिन ज़ेलेंस्की इसे पढ़ भी नहीं रहे हैं। मुझे लगता है कि रूस को इससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये पक्का नहीं है कि ज़ेलेंस्की को ये ठीक लगे। इसी बीच सभी की नजरें अब ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी के नेता लंदन में ज़ेलेंस्की के साथ होने वाली बैठक पर टिकी हुई हैं, क्योंकि यूरोप के भरोसे ही अब ज़ेलेंस्की जंग के मैदान में टिके हुए हैं। अभी तक यूरोप पूरी ताकत के साथ ज़ेलेंस्की का समर्थन कर रहा है, लेकिन ये भी साफ है कि अगर अमेरिका का समर्थन नहीं मिला तो फिर यूरोप के लिए भी रूस का सामना करना मुश्किल हो जाएगा। एक तरफ ज़ेलेंस्की यूरोपीय नेताओं के साथ बैठकें कर रहे हैं और शांति का रास्ता तलाशने की कोशिश कर रहे हैं, तो वहीं ट्रंप प्रशासन ने यूरोप को ही बड़ा झटका दे दिया है। उन्होंने रूस को लेकर अपने रुख में बड़ा बदलाव किया है। ट्रंप प्रशासन ने अपनी नई सुरक्षा नीति तैयार की है, जिसमें माना है कि रूस अमेरिका के लिए एक डायरेक्ट खतरा नहीं है। इस बदलाव के बाद अमेरिका अब रूस को खतरे के तौर पर नहीं देखेगा और उसके साथ सहयोग करेगा। ट्रंप ने नई नीति को अमेरिका को इतिहास का सबसे महान राष्ट्र बनाए रखने का रोड मैप बताया है। अब अमेरिका की विदेश नीति सिर्फ उसके हित से जुड़ी होगी। इसकी सिर्फ एक शर्त होगी, वही करो जो अमेरिका के लिए फायदेमंद है। इसमें यूक्रेन जंग को जल्द खत्म करने की बात कही गई है और इसे अमेरिका का एजेंडा बताया गया है। व्हाइट हाउस के दस्तावेज में यूरोप की आलोचना की गई है। इसमें कहा गया है कि यूरोप का वजूद खत्म हो रहा है। साथ ही यूरोपीय देशों में लोकतंत्र और अभिव्यक्ति की आजादी के उल्लंघन पर दुख जताते हुए सुधार की जरूरत भी बताई गई। अमेरिका की नीति में हुए इस बदलाव के बाद से यूरोप की चिंता बढ़ गई है। जर्मन विदेश मंत्री जोहान वाडेफुल ने अमेरिका पर पलटवार करते हुए कहा कि किसी को हमें सलाह देने की जरूरत नहीं है। यूरोपीय देश मानते हैं कि ट्रंप धोखा दे सकते हैं और उन पर भरोसा नहीं किया जा सकता। वहीं रूस ने अमेरिकी नीति में हुए बदलाव का स्वागत किया है। रूस के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने कहा कि ट्रंप प्रशासन की तरफ से रूस अमेरिका संबंधों के लिए भेजे गए ये संदेश बाइडेन प्रशासन के तरीकों से अलग है। हम इसे सकारात्मक कदम मान रहे हैं। क्रेमलिन अब नई राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति की समीक्षा करेगा और इसके प्रावधानों का विश्लेषण करेगा। वैसे रूस को अमेरिका की सुरक्षा नीति में बदलाव भले ही पसंद आया हो, लेकिन ट्रंप की तरफ से यूक्रेन के साथ सीज फायर की जो योजना तैयार की गई है उसे रूस की तरफ से भी मंजूरी नहीं मिली है। पिछले सप्ताह जब अमेरिका की टीम मॉस्को पहुंची, जिसमें स्टीव विटकॉफ और ट्रंप के दामाद जेरेड कुशनेर शामिल थे, उन्होंने मॉस्को में पुतिन के साथ 5 घंटे तक बैठक की। उसके बाद रूस का बयान सामने आया था, जिसमें रूस ने कहा था कि हमें ट्रंप के प्रस्ताव की कुछ शर्तों से समस्या है। वैसे पुतिन ने ट्रंप के प्रस्ताव को अब तक पेश किए गए सभी प्रस्तावों में से सबसे अच्छा बताया है, जिसमें रूस की चिंताओं का ध्यान रखा गया है। फिलहाल जिस तरह से अमेरिका का रुख यूक्रेन के खिलाफ सख्त हो रहा है और रूस को लेकर ट्रंप नरम रुख दिखा रही हैं, उसके बाद एक बात तो तय है कि अगर ज़ेलेंस्की जल्द ही सीज फायर को तैयार नहीं होते हैं तो यूक्रेन की अधिकांश जमीन पर रूस का कब्जा हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे इजरायल और हमास के बीच चल रहे टकराव की। वैसे तो गजा को लेकर हमास और इजरायल के बीच में सीज फायर हो चुका है, लेकिन ये सीज फायर कब तक रहेगा, इस पर सवाल भी उठते रहे हैं, क्योंकि इजरायल लगातार गजा पर हमले कर रहा है, जिसमें बेकसूरों की जान जा रही है। तो हमास भी अभी तक ट्रंप की योजना की एक शर्त का विरोध कर रहा था और वो शर्त थी हमास को हथियार डालने की। लेकिन अब हमास हथियार छोड़ने को तैयार हो गया है। उसकी तरफ से कहा गया है कि वो गजा पट्टी में अपने हथियार उस फलस्तीनी प्राधिकरण को सौंपने को तैयार है जो इस क्षेत्र पर शासन करेगा, बशर्ते इजरायली कब्जा पूरी तरह समाप्त हो जाए। हमास के मुख्य वार्ताकार और गजा में उसके प्रमुख खलील अलहया ने इसे लेकर एक बयान जारी किया है। उन्होंने कहा कि हमारे हथियार कब्जे और आक्रामकता के अस्तित्व से जुड़े हुए हैं। अगर इजरायल का कब्जा खत्म हो जाता है तो ये हथियार राज्य के अधीन चले जाएंगे। हम संयुक्त राष्ट्र के सैन्य बलों की तैनाती को एक सेपरेशन फोर्स के रूप में स्वीकार करते हैं, जिनका काम सीमाओं की निगरानी करना और गजा में युद्ध विराम का पालन सुनिश्चित करना होगा।
हया के बयान से साफ है कि हमास ने उस अंतर्राष्ट्रीय बल की तैनाती को साफ तौर पर खारिज कर दिया जिसका मिशन गजा पट्टी को पूरी तरह निरस्त्रीकरण करना हो। इसके साथ ही उन्होंने संप्रभु और स्वतंत्र फलस्तीन राज्य की मांग भी संकेतों में कर दी है। तो वहीं हमास की राजनीतिक ब्यूरो के वरिष्ठ नेता बसम नईम ने इसे लेकर कहा कि हमास प्रतिरोध का अधिकार रखता है, लेकिन यदि लंबे समय यानी 5 से 10 साल की वास्तविक शांति प्रक्रिया शुरू होती है तो हथियारों को फ्रीज स्टोर या रख देना संभव है, पर यह सब फलस्तीनी गारंटी और सहमति के तहत होगा। ये कोई सीधी आत्मसमर्पण प्रक्रिया नहीं होगी। यानी हमास अब हथियार छोड़ने को तैयार है, लेकिन उसकी सबसे बड़ी शर्त शांति और इजरायली सेना की पूर्ण वापसी की है। इस बीच हमास और फलस्तीनी प्राधिकरण यानी पीए के बीच गजा के दैनिक प्रशासन के लिए एक नई तकनीकी समिति बनाने में कुछ प्रगति हुई है। इसका नेतृत्व वेस्ट बैंक के स्वास्थ्य मंत्री माजिद अबू रमजान कर सकते हैं, जो मूलतः गजा के रहने वाले हैं। हमास की तरफ से तो शांति को लेकर अपनी इच्छा जता दी गई है, लेकिन इजराइल का रुख अभी भी सख्त बना हुआ है, खास तौर पर फलस्तीन राष्ट्र को लेकर। इजराइल के पीएम बिन्यामिन नेतन्याहू ने एक बार फिर साफ कर दिया है कि उनका टारगेट हमास को खत्म करना है। वो किसी भी कीमत पर अलग फलस्तीन राष्ट्र को स्वीकार नहीं करेंगे। जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज से मुलाकात के दौरान उन्होंने कहा कि अलग फलस्तीन देश के विचार अपने दरवाजे पर अपनी तबाही के लिए तैयार होने जैसा होगा। हम फलस्तीनी स्टेट के पक्ष में नहीं हैं। हमारा नजरिया अलग है, क्योंकि फलस्तीनी देश का मकसद सिर्फ और सिर्फ यहूदी देश को खत्म करना है। साफ है, नेतन्याहू के तेवर बता रहे हैं कि वो शांति नहीं, जंग चाहते हैं। अब अगली खबर में बात करेंगे चीन में युवाओं के अंदर बढ़ते गुस्से की। अभी कुछ महीने पहले ही नेपाल में युवाओं का गुस्सा फूट पड़ा था, और इस गुस्से का कारण था सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम पर सरकार की तरफ से लगाया गया बैन। युवाओं के इस प्रदर्शन को जेनजी आंदोलन कहा गया और जेनजी ने नेपाल में तख्ता पलट कर दिया। अब कुछ ऐसा ही चीन के अंदर होने की आशंका दिखाई दे रही है। चीन के अंदर सरकार की डिजिटल निगरानी को लेकर गुस्सा बढ़ता जा रहा है। चीनी सरकार का अपने नागरिकों के जीवन के हर पहलू पर निगरानी रखना अब उसी के लिए उल्टा पड़ रहा है। डिजिटल निगरानी और ऑनलाइन सेंसरशिप व्यवस्था के खिलाफ लोगों में नाराजगी बढ़ रही है। इसे लेकर ताइवान के मेनलैंड अफेयर्स काउंसिल यानी एमएसी ने अपनी रिपोर्ट में चौंकाने वाला दावा किया है। ताइवान के ताइपे टाइम्स ने एमएसी की रिपोर्ट को लेकर कहा है कि 11 सितंबर को बीजिंग में चीनी अभिनेता एलन यू की संदिग्ध परिस्थिति में मौत हो गई और इस घटना ने चीन की डिजिटल नियंत्रण प्रणाली की कमजोरियों को एक्सपोज कर दिया। अभिनेता की मौत को लेकर चीनी अधिकारियों ने कहा था कि नशे की हालत में वो गाड़ी चला रही थी, इसी के चलते हादसा हुआ और यू की जान चली गई। जबकि चीन के सोशल मीडिया यूजर्स ने इस पर सवाल उठाए। चीन में इंटरनेट पर एलन यू को चीनी कम्युनिस्ट पार्टी यानी सीसीपी के वरिष्ठ नेता काइची से जोड़कर कई वीडियो और ऑडियो तेजी से वायरल हुए, लेकिन जैसे ही चीनी सरकार को लगा कि ये वीडियो उसके खिलाफ माहौल बना रही है तो उन्हें सेंसर कर दिया गया। इसके साथ ही यू की मौत को लेकर इंटरनेट पर जो भी सामग्री थी उसे पूरी तरह से हटा दिया गया। चीन के साइबर स्पेस प्रशासन ने सीना, वीवो, डॉइन और कुआइशो जैसे प्रमुख प्लेटफॉर्म्स के अधिकारियों को सख्त चेतावनी दी, उन पर जुर्माना लगाया और इस तरह की खबरों पर निगरानी को और सख्त करने के आदेश दिए। एमएसी की रिपोर्ट में कहा गया कि चीन में अब सेंसरशिप ही कहानी बन गई है। जितना सरकार हटाती है उतना ही जनता शक करती है। यू की मौत पर जनता का गुस्सा संकेत है कि अत्यधिक सेंसरशिप उल्टा असर डाल रही है। वीपीएन और विदेशी प्लेटफॉर्म के जरिए प्रतिबंधित जानकारी बाहर पहुंच रही है। पहले तो मैं और अब आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे अमेरिका में ट्रंप को मिलती चुनौती की। जोहरान ममदानी अमेरिका के सबसे बड़े शहरों में शामिल न्यूयॉर्क के मेयर चुने जा चुके हैं। 1 जनवरी को वो मेयर पद की शपथ लेंगे। चुनाव के समय ममदानी और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच तीखी बयानबाजी भी देखने को मिली थी। ममदानी ने ट्रंप की नीतियों पर जोरदार हमला बोला था, खास तौर पर ट्रंप प्रशासन की आव्रजन नीति को लेकर। अमेरिका में जहां एक तरफ राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप लगातार प्रवासियों को लेकर सख्त कदम उठा रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ न्यूयॉर्क के मेयर जोहरान ममदानी ने सभी को प्रवासियों के अधिकार याद दिलाने का काम किया है। और अब ममदानी ने न्यूयॉर्क की जनता से कहा है कि बिना वारंट के अगर कोई अमेरिकी इमिग्रेशन एंड कस्टम्स एनफोर्समेंट यानी आईसी का अधिकारी आपके आवास पर छापा मारे तो उसका बिल्कुल भी सहयोग नहीं करे। ममदानी ने एक वीडियो जारी कर कहा, अगर आप अपने अधिकार जानते हैं तो आप आईसी का सामना कर सकते हैं। अमेरिका में लोग संघीय आव्रजन एजेंटों से बात करने में इनकार कर सकते हैं, उन्हें बाधा पहुंचाए बिना उनका वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं और उन्हें किसी निजी स्थान में प्रवेश करने से मना कर सकते हैं। आईसी एजेंट किसी जज के हस्ताक्षर वाले वारंट के बिना किसी घर, स्कूल या कार्यस्थल में प्रवेश नहीं कर सकते। इसके साथ ही ममदानी ने प्रवासियों को उनके आईसी रेड के दौरान क्या अधिकार है वो भी बताया है। उन्होंने कहा कि आपको ये कहने का अधिकार है कि मैं आपको एंट्री करने की इजाजत नहीं देता, आपको दरवाजा बंद रखने का अधिकार भी है। ममदानी ने यह भी बताया कि आईसी एजेंट कानूनी रूप से मुठभेड़ के दौरान झूठ बोल सकते हैं, इसलिए लोगों को अपने मौन रहने के अधिकार का इस्तेमाल करना चाहिए। अगर आपको हिरासत में लिया जा रहा है तो आप बार बार पूछ सकते हैं, क्या मैं जा सकता हूं, जब तक वो आपको इसका जवाब न दे। वो आईसीई की हर हरकत की वीडियो बना सकते हैं
उसको रिकॉर्ड कर सकते हैं। ममदानी की ये टिप्पणी उस घटना के बाद सामने आई है जब प्रदर्शनकारी चाइना टाउन के पास कैनाल स्ट्रीट पर उस समय एकत्र हो गए थे। आईसीई एजेंट लोगों को हिरासत में लेने की कोशिश कर रहे थे। ममदानी ने कहा कि ऐसे घटनाक्रम ये सामने रखते हैं कि कानूनी सुरक्षा के बारे में स्पष्ट जानकारी उपलब्ध कराना कितना जरूरी है। उन्होंने प्रदर्शनकारियों का समर्थन करते हुए कहा कि न्यूयॉर्क हमेशा प्रवासियों का स्वागत करेगा और मैं हर दिन उनकी सुरक्षा, सहयोग और सम्मान के लिए लड़ता रहूंगा। और अब चलते चलते मैं बात करेंगे दुनिया के सबसे बड़े ज्वालामुखी विस्फोट की। जरा सोचिए, रात का गहरा सन्नाटा है और अचानक आसमान सुर्ख लाल हो जाए तो नजारा कैसा होगा। जी हाँ, हवाई के किलाउआ ज्वालामुखी पर कुछ ऐसा ही नजारा देखने को मिला जब शनिवार की आधी रात यहां भयंकर ज्वालामुखी विस्फोट हुआ। इसके वीडियोस और फोटो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। दरअसल स्थानीय मान्यताओं के मुताबिक किलाउआ ज्वालामुखी में देवी पेले का निवास है। इस बार जब वो जागी तो नजारा हैरान कर देने वाला था। हलमाऊ क्रेटर के भीतर से एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 3 समानांतर लावा के फाउंटेन एक साथ फूटे, वो भी 400 मीटर आसमान की तरफ। यूएसजीएस के प्रमुख वैज्ञानिक कॉन होन भी इसे देखकर हैरान रह गए। उनका कहना है कि लावा के 3 फव्वारों का इस तरह एक समान ऊंचाई और तालमेल में फूटना किलाउआ के इतिहास की सबसे अनोखी घटना है। अच्छी खबर यह है कि फिलहाल लावा क्रेटर के अंदर ही सीमित है। हवाई वोल्केनोस नेशनल पार्क का वो हिस्सा पहले ही बंद कर दिया गया था, इसलिए आबादी को अभी कोई खतरा नहीं है। हालांकि हवा में तैरती राख से बचने के लिए स्थानीय लोगों को मास्क पहनने की सलाह दी गई है। सोशल मीडिया पर हैशटैग किलाउआ इरप्शन और हवाई वोल्केनो ट्रेंड कर रहा है, जहां ड्रोन से लिए गए वीडियो में रात के अंधेरे को चीरते हुए लाल नारंगी लावा के फव्वारे किसी आतिशबाजी जैसे लग रहे हैं। इससे पहले 2018 में भी इस ज्वालामुखी में भयानक विस्फोट हुआ था, जिसने सैकड़ों घरों को नष्ट कर दिया था। लेकिन इस बार वैज्ञानिक 24 घंटे निगरानी कर रहे हैं और वर्तमान स्थिति फिलहाल कंट्रोल में दिखाई दे रही है। जैसा कि आप जानते हैं, किलाउआ को हवाई द्वीप की मूल निवासी देवी पेले का निवास माना जाता है, इसलिए स्थानीय लोग इस विस्फोट को पेले के जागने से जोड़कर देख रहे हैं। अब ये घटना धार्मिक हो या प्राकृतिक, लेकिन इसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही है। तो फिलहाल के लिए वर्ल्ड न्यूज में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए। अगर आपको हमारी न्यूज देश के आवाज टीवी 24 पसंद आता है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। बेल आइकन दबाइए ताकि सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिले।